फोन मोम आया है। मैं तो आज 5 घंटे से सुबह से एमसीसी में टाइम भी नहीं लगी मैं। अरे अच्छी बात है ना, देख ना तो कोई हंसे किसी का फोन आएगा ना कुछ, वो जाने उनका काम जाने। मुझे कोई ऐसे बोल देता है ना, क्या तो फोन किया था, मतलब कोई मैं क्लास में थी ना, मैं तो तेरे क्लास का टाइम ही फिक्स नहीं है क्या कोई, मैं कहना अपना तो नहीं है। घर पे कोई गेस्ट आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास तो फोन ही नहीं है, बताओगे कैसे। वो आके चला जाएगा ठीक है, नहीं जाएगा तो घर पहुंचेंगे तो मिल जाएंगे। स्ट्रेटेजी, कोई तुम्हारा खून ना पिए उसके, सब सोचना पड़ता है यहाँ पे। नहीं इतना नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग खाना पीना बहुत नहीं छोड़ेंगे हम। नहीं मेरी इच्छा, कैलाश पर्वत तो मैं कई बार, मैं जब मैं सीए करती थी ना तो बोलती थी कि मोह माया छोड़कर ना कैलाश पर्वत चली जाती हूँ मैं, कहीं ऐसा ना बात सच हो जाए। ऑनलाइन क्लास ऑडिबल विजिबल, ये क्लास मेरी ही है, टेंशन मत लेना। मैं विकास सर की जगह नहीं पढ़ा रही हूँ, और ना ही मैं विकास सर हूँ। हाँ जी, तो उससे एफएम का सिलेबस थोड़ी बदल जाएगा। एफएम तो फिर भी पढ़ा सकते हैं बिना पीएचडी भी, बस फिर काम तो हो रहा है ना। मेन के मैं कह तो रही हूँ, मैं कोविड से पहले ना एमसीसी में 7 से 7 बैठी रहती थी, मैं सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक बैक टू बैक 12 घंटे क्लास होती थी। यही सब्जेक्ट था, ईआईएस एसएम और ऑडिट। वो तो मेरी बेटी होगी ना छोटी, तो मैं रिस्ट्रिक्ट हो गई थोड़े से, वरना मैं यहीं बैठ जाती थी, सुबह के शाम को घर जाते थे। शांति से जिंदगी यहीं तो जीती थी फिर मैं बैठ के। तो समझते नहीं, शांति यहीं तो मिलती थी बैठ कर कि हाँ शांति है, अब क्या करना है, सिर्फ पढ़ाना है जो तुम्हें आता है, और कोई काम नहीं करना तुम्हें। और कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है। आप तो 7 बजे तक लोगे क्लास। हाँ 7 बजे तक सुरभि क्लास, डोंट वरी। चलो भाई, पेज नंबर 63, सुबह जहां टॉपिक छोड़ा था। तो भाई खत्म तो करे टॉपिक, ये खत्म करके आ जाएंगे ना, ये एक ही टॉपिक है इस चैप्टर में, लास्ट में सिर्फ फ्लो चार्ट, चैप्टर 5 के बाद, याद है वो मुझे। भैया मैंने एफएम की क्लास में स्टार्ट कर दी है, हाँ वहां से क्लास उठा लेना, क्योंकि आप स्केड्यूल बनवाओगे फिर शुरू करवाओगे, टाइम लगेगा सारा काम करने में। हो बच्चे ज्वाइन हो गए, बच्चों ने रिप्लाई भी कर दिया। चलो अच्छा भैया एक बात बता दीजिए, भैया पंकज भैया, 6 बजे इस क्लास को बंद करके दूसरा लिंक ऑन करना है, या फिर इसी में पढ़ा दूं पूरा 2 घंटे, हो जाएगा ना काम, ठीक है। चलो बातें खत्म, पढ़ाई चालू। हम लोगों ने सुबह की क्लास के अंदर बैंकिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे, जहां पे हमने बैंकिंग के लास्ट वाले रेगुलेशंस के टॉपिक को पिक कर रखा था।
बैंकिंग के लास्ट वाले रेगुलेशन के टॉपिक में लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने ढंग का पढ़ा था वो था मनी लॉन्ड्रिंग का टॉपिक। मनी लॉन्ड्रिंग के टॉपिक में हम लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेप्स देखे थे। 3 स्टेप्स में नाम क्या क्या लिखे हुए थे? पहला स्टेप था प्लेसमेंट, दूसरा लेयरिंग, तीसरा इंटीग्रेशन। उसके बाद में हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था, पॉइंट का नाम क्या था? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, है ना। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में अब हम देखेंगे। हुआ क्या था, बैंक्स में क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा होने लग गई थी तो बैंक की गुडविल वगैरह खराब होने लग गई थी, नेगेटिव पब्लिसिटी होने लग गई थी। गुडविल और नेगेटिव पब्लिसिटी के चलते जरूरी हो गया था कि कोई एक्ट है जिस एक्ट के चलते आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट कर सको। तो इसके लिए हमने एक एक्ट बनाया था और एक्ट का नाम था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा एक्ट है और इतना बड़ा एक्ट कि हमारे सिलेबस का काफी बड़ा पार्ट कवर कर ले, इसलिए इन्होंने पूरा एक्ट ना डालते हुए कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस हम लोगों के लिए दिए हैं यहाँ पे सिर्फ। जहाँ पे पहला सेक्शन इससे रिलेटेड जो लिखा हुआ है वो कौन सा लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्या है सेक्शन 3 का नाम? ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये जो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का सेक्शन है तुम लोगों के सामने, इस सेक्शन के अंदर दे क्या रखा है? अगर हम ध्यान से इस सेक्शन को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग के कौन कौन के अंडर हम किस किस को गिल्टी मानते हैं, मतलब किस किस इंसान ने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया है, ये बात को तुम कैसे बोल सकते हो। इन्होंने बोला कि कोई भी पर्सन जानबूझकर अगर मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस का पार्ट है तो उस पर्सन को हम मानेंगे कि उस इंसान ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के चलते क्या किया है? फ्रॉड किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार के अंदर ब्लैक मनी जा रही है, ड्राइवर को पता है कि जो यहां से वहां वो लेके जा रहा है वो क्या है? ब्लैक मनी। तो इस एक्ट के चलते वो ड्राइवर भी गिल्टी कहलाएगा अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बिकॉज दैट पर्सन नोइंगली काम कर रहा है। Whosoever, कोई भी नोइंगली पार्ट है, असिस्ट कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस को या कंसील कर रहा है ब्लैक मनी को, हर वो पर्सन जो जानबूझकर, जिसको पता है कि वो किस प्रोसेस का पार्ट है, वो पर्सन इस प्रोसेस के इस सेक्शन के अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के एज पर गिल्टी कहलाएगा। सिर्फ इतनी सी बात लिखी है। क्या प्रोविजन में वर्डिंग यूज करें, वर्डिंग्स को देख लेते हैं। वर्डिंग क्या है? Whosoever डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज और नोइंगली असिस्ट। कोई भी इंसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडल्ज है या जानबूझकर असिस्ट कर रहा है, जानबूझकर पार्टी है या खुद सच में इन्वॉल्व है किसी भी प्रोसेस या एक्टिविटी में जो कनेक्टेड है विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इंक्लूडिंग इट्स कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन, यूज एंड प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग दी अनअटेन्ड प्रॉपर्टी। अनअटेन्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेनामी प्रॉपर्टी टाइप्स में, शेल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। हर वो पर्सन जो जानबूझकर इस एक्ट के अंदर इन्वॉल्व है वो गिल्टी इसके अंदर रहेगा। तो छोटी सी बात है इस सेक्शन में जो मुझे याद रखनी है, नोइंगली इन्वॉल्व इज गिल्टी। लिखने के लिए ये सेक्शन मुश्किल ही आएगा, कुछ आ गया तो एमसीक्यू आ सकता है। तो हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि जो भी इंसान नोइंगली इन्वॉल्व है वो इंसान गिल्टी है। सारे ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। अगला पॉइंट क्या दे रखा है? अगला पॉइंट दे रखा है ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड इंटरमीडिएरीज। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कुछ कंपल्शंस, है ना। क्या होता है ऑब्लिगेशन का मतलब? कंपल्शन। कुछ ऐसी चीजें जो कंपल्सरी है, किसके लिए? बैंकिंग कंपनीज के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए और इंटरमीडिएरीज के लिए। तो अब हम कुछ सेक्शंस पढ़ने जा रहे हैं जिस सेक्शन में इनके लिए ये बातें कंपल्सरी लिखी हुई हैं। पहला सेक्शन कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? सेक्शन नंबर 12। सेक्शन 12 कह रहा है रिपोर्टिंग एंटिटी टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब है बैंकिंग कंसर्न, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और इंटरमीडिएरी। जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उसे नीचे लिखी हुई चीजों को क्या करना है? मेंटेन करना है। रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब क्या है? बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और इंटरमीडिएरी। तो हर एक रिपोर्टिंग एंटिटी, क्या वर्ड यूज किया है इन्होंने? हर एक रिपोर्टिंग एंटिटी। क्या करना है हर एक रिपोर्टिंग एंटिटी को? हर एक रिपोर्टिंग एंटिटी को जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है बैंक में,
सबके रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। बैंक करता है ना, तुमने कैश विड्रॉ किया, कैश डिपॉजिट किया, तुम्हारे एफडी कितनी है, सब कुछ रिकॉर्ड करता है, क्योंकि बैंक के ऊपर कंपल्शन है रिकॉर्ड करना। तो हर एक रिपोर्टिंग एंटिटी को मेंटेन करने हैं रिकॉर्ड्स, हर एक ट्रांजैक्शन की जो बैंक के अंदर टेक प्लेस हो रहा है। तो हर एक रिपोर्टिंग एंटिटी को बैंक में होने वाली हर ट्रांजैक्शन को क्या करके रखना है, रिकॉर्ड करके रखना है। सेकेंड पॉइंट, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस उन्होंने रिकॉर्ड करी है वो सभी के सभी ट्रांजैक्शंस उन्हें डायरेक्टर को फर्निश करनी है। फर्निश का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। फिर सी और डी तो ऑमिट हो गया, फिर आता है पॉइंट ई। पॉइंट ई ने बोला है कि आप लोगों के पास में जो आइडेंटिटी मतलब केवाईसी, आपकी आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, केवाईसी वाले। केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर। क्या क्या आता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट्स, इन सब का डेटा मेंटेन करना जरूरी है। अगर मैंने कभी भी केवाईसी डॉक्यूमेंट बैंक में दे रखा है तो बैंक के पास उनका एक कॉपी जरूर होगी, चाहे कंप्यूटर में स्टोर करके रखा है पर बैंक के पास है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे क्या बोला, बैंक ने ना मेरे नाम का एक मास्टर बना रखा होगा ना, परमानेंट डेटा, जैसे मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेरा साइन, मेरा एक फोटो सब स्टोर कर रखा होगा, और ये मास्टर उन्होंने मेरे अकाउंट नंबर से लिंक कर रखा होगा। मैं जब भी बैंक में जाऊंगी अपना अकाउंट नंबर बताऊंगी, वो उसे ओपन कर लेंगे और वहां पे उन्हें मेरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बस सिस्टमेटिकली काम होगा वहां पे। तो इन्होंने यही बात बोली है। क्या बोला है पहला पॉइंट इन्होंने, तो हर एक एंटिटी को मेंटेन करने हैं रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस। फर्निश करना डायरेक्टर को विद इन सच टाइम एज मे बी प्रोवाइड, जो आपका इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शंस हैं। मेंटेन करना रिकॉर्ड ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, मतलब केवाईसी डॉक्यूमेंट। मेंटेन करने हैं डॉक्यूमेंट जो आइडेंटिटी बता रहे हैं क्लाइंट के पास की, डेटा की या बेनिफिशियल ओनर की। मान के चलो मैंने बैंक में एक पॉलिसी खुलवाई है जहां मैंने अपनी सिस्टर को बेनिफिशियल ओनर बना रखा है, अगर ठीक है, तो मेरी नॉमिनी हो गई, तो नॉमिनी का आधार कार्ड, पैन कार्ड बैंक के पास होना कंपलसरी है, कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कोई जाके पैसे को क्लेम कर रहा है तो वो वही पर्सन है या नहीं, कैसे पता चलेगा। आईडी कार्ड, बैंक के पास जो सेम आईडी कार्ड होगा तभी तो बैंक वेरीफाई करेगा उस चीज को। क्लियर है। सी और डी ऑमिट हो चुके हैं। तो हमने अभी तक पहला सेक्शन 12 का पहला क्लॉज पढ़ा। फर्स्ट क्लॉज में बोला है कि एंटिटी को डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने कंपलसरी है। अब सुनो अगली बात, आपके जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट बैंक ने अपने पास रखे हुए हैं, बैंक उन सभी डॉक्यूमेंट को क्या रखेगा, रूल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। आप अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन कभी भी किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते अनटिल और अनलेस प्रोवाइडेड बाय लॉ और कंसेंटेड बाय पार्टी, है ना। Every information maintained, furnished and verified save as otherwise provided under the law for the timing boards which should be kept confidential। अब आगे जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की बात की थी सब क्लॉज ए के अंदर, सेक्शन 12 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए के अंदर, ऐसे रीड करते हैं ना। सेक्शन 12 का क्लॉज 1 था, उसका सब इन्होंने क्लॉज ए का सब सेक्शन 1 बोल दिया। इन्होंने कैसे लिखी है, नंबरिंग क्या दी है, जो ए में आंसर दिखा हुआ है वही वाली बात कर रहे थे ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, कि जो भी ट्रांजैक्शंस आपने वहां पे रिकॉर्ड किए हैं, बोले थे ना वो ट्रांजैक्शंस कितने साल के लिए रिकॉर्ड करके रखोगे। हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनीज एक्ट बोलता है कितने सालों के लिए, 8 साल के लिए मेंटेन करके रखना है। बैंक को कोई भी ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कितने साल के लिए मेंटेन करके रखने हैं, 5 साल। आपने जो ऊपर केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स की बात करी थी वो डॉक्यूमेंट भी आपको 5 साल तक के लिए मेंटेन करके रखने हैं। कब तक, फ्रॉम द डेट बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड एंटिटी हैज बीन एंडेड, या फिर अकाउंट आपका क्लोज हुआ है, विच एवर इज लेटर। मतलब केवाईसी के डॉक्यूमेंट तो अकाउंट बंद होने के बाद भी 5 साल तक मेंटेन करके रखने हैं, और ट्रांजैक्शन का डेटा सिर्फ 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन देकर कभी भी किसी को भी एग्जेम्प्ट कर सकती है। फिर से बात को दोहराते हैं, सेक्शन 3 में कहा था
कोई भी पर्सन नोइंगली अगर इन्वॉल्व है किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर ब्लैक मनी के, तो वो पर्सन गिल्टी ऑफ ऑफेंस कहलाएगा। फिर सेक्शन नंबर क्या आया अगला अपना 12। सेक्शन 12 के अंदर हमने क्या बात पढ़ी? सेक्शन 12 में मैंने कहा कि हर रिपोर्टिंग एंटिटी को रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा हर एक ट्रांजैक्शन का, हर उस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को फर्निश करना पड़ेगा डायरेक्टर को, और लास्ट पॉइंट कहा था हर एक आइडेंटिटी के एविडेंस को भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सारे के सारे डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। ट्रांजैक्शंस को 5 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, और केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स को भी 5 साल, लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप या फिर अकाउंट जो तुम्हारा बंद हो रहा है। सीजी चाहे तो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी बैंकिंग कंपनी को एग्जेंट कर सकती है इस चीज को मेंटेन करने से। ऐसे पढ़ रहे अपने क्या टाइम पास? तो मैंने कहा तो था कि आज तक ये जो अदर एक्ट्स दे रखे हैं इनमें से क्वेश्चन पेपर में कम लगे हैं। जब वो ऑडिट का सेक्शन 130 ये पढ़ाया था तब भी अपनी बात हुई थी ना कि हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आने को तो बेटा 5-5 में क्या क्या छोड़ेंगे? EIS में तुम ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कर रहे हो, और जो 3 चैप्टर प्रिपेयर करोगे दे हैव टू बी 100%। एक बात बताओ, तुम 5 में से वैसे ही 3 चैप्टर याद कर रहे हो, ठीक है? अगर 100 में से तुमने, चुप रहे एक मिनट, 100 में से अगर तुमने 90 पेज याद कर लिए और 10 पेज छोड़ दिए, सोच उस 10 में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया। मार्किंग स्कीम भी कुछ होता है, इतना भी अनरियलिस्टिक मत बनो। मतलब वो अनरियलिस्टिक नहीं है कि मैं ऐसा क्यों सोचूं। देखा, और भूल जाओ ना तो फर्स्ट लेक्चर वापस देख ले। ये बैठी बैठी वही देखती रहती है। EIS का छोड़ो, हो गया। अगला सेक्शन नंबर 13, ऑडिट में भी सेक्शन, लॉ में भी सेक्शन, इसमें भी सेक्शन। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम धीरे धीरे बात करते हो, मैम को कुछ नहीं पता? मैम को सब पता है, बस मैम को ये पता कि मैम को कौन सी बात पे बोलना है और कौन सी बात को सुन के सिर्फ हंसना है। इसलिए तुम कम बातें किया करो। टॉलरेंस लेवल हाई रखना पड़ता है, काम नहीं चलता उसके बिना। सही सही कह रही है। भगवान ने 2 कान क्यों दिए हैं? एक से सुन के दूसरे से निकालने के लिए। तो किसी की कोई बात ना पसंद आए या इंसान पसंद ना आए तो दिन भर आंखें तो बंद नहीं रख सकते, अब इंसान तो वहीं रहेंगे, क्योंकि एक सुन के तो दूसरे से निकाल दिया करो, ठीक है? 2 कान दिन भर नहीं लगा सकते ना, तो यही पॉलिसी लगाया करो। खुश रहना है ना, लोगों को इग्नोर या अवॉइड कर दिया करो। अच्छा तुम थे घर, तुम हो, हमें तो पता ही नहीं। लेकिन टीचर्स को अवॉइड नहीं करना है, फालतू लोगों को करना है। अब हर किसी की फालतू की डेफिनेशन अलग होती है, मुझे पता है। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। ये सुबह तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, वही वाली है? हाँ हाँ हाँ। कि 15 मिनट ही हुए अभी तक।
क्योंकि हमारी 15 मिनट तक तो क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तुम्हें तो राजी होना चाहिए। अब पता है मुझे लॉ वाली क्या कह रहे हैं। आज लॉ वाली मैम पता क्या कहती थी, बोलती मैम सच्ची बताओ कब सिलेबस खत्म कराओगे। मैं कहा मैम इतने दिन तो लगे जाएंगे। आपने पिछली बार भी ऐसे कहा था, वीडियन में जल्दी आ गए थे, लेकिन मैं कहा मैम आप पूछ लो, बकायदा सारा पढ़ा कर आई, कुछ छुड़वा कर नहीं आई उनको मैं। कि तो लॉ वाली मैम के 3 चैप्टर रहते हैं शायद तुम्हारे, है ना। मैं कहता मैम मेरे भी 3 रहते हैं। और मैम फिर भी आप पहले करवा दो, सच्ची बताओ कितने दिन लगाओगे। मैं कुछ मैम हंसते खेलते हो जाएगा सब कुछ, है ना। पढ़ाई करो, चलो बहुत हंस लिए, ज्यादा हंसना ही चाहिए। हाँ और इतना मैं बोल रही, मेरी जॉ लाइन पेन कर रही है। मेरी डबल चिन थी जब मैंने एमसीसी ज्वाइन किया था। अब इतनी नहीं बची जितनी उस वक्त थी। मुझे तो बहुत फायदा हो गया एमसीसी ज्वाइन करके। चलो सेक्शन नंबर 13, पावर्स ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन। डायरेक्टर के पास पावर है फाइन इम्पोज करने की। अब देखो बात को बहुत ध्यान से सुनना। डायरेक्टर अपनी इच्छा से सुओ मोटो, ठीक है, या किसी थर्ड पार्टी के कहने पे कोई भी पर्सन से दिक्कत होती है तो डायरेक्टर एप्लीकेशन देगा। कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय, कोई भी ऑफिशियल, कोई भी पर्सन, अगर उसे लग रहा है कि बैंक के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, डायरेक्टर को बोलेगा डायरेक्टर भाई काम बैंक के क्या करवाओ, इंक्वायरी बिठवाते हैं ना हम लोग। जब भी हमें लगता है कि बैंक में या किसी भी कंपनी में कोई भी काम फ्रॉडलेंट तरीके से हो रहा है तो हमें बैंक की क्या बिठवानी पड़ेगी, इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी, है ना। तो डायरेक्टर अपनी इच्छा से या फिर डायरेक्टर सुओ मोटो मतलब, या फिर एप्लीकेशन मिलने पर किसी भी पर्सन से, किसी भी एम्प्लॉय से, किसी भी अथॉरिटी से इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकता है बैंक के उन स्पेसिफिक मैटर्स की जो उसको जरूरी लगते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर बैंक को, अगर डायरेक्टर को इंक्वायरी करवाते वक्त ऐसा हल्का सा भी लगता है कि कोई एक आधा मैटर बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक की स्पेसिफिक ऑडिट करवाई जा सकती है। जो ऑडिट कौन करेगा, अकाउंटेंट करेगा। यहाँ इन्होंने यही लिखा है। फिर फर्दर क्लैरिफिकेशन में नीचे लिखा है अकाउंटेंट का मतलब है चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। तो नॉर्मल अकाउंटेंट मत ले लेना। अकाउंटेंट कौन से वाला, वो अकाउंटेंट जो पैनल ऑफ अकाउंटेंट के अंदर रजिस्टर्ड है। अपने पास सेंट्रल गवर्नमेंट एक पैनल बना के रखती है ना ऑडिटर्स का, जैसे बैंक ऑडिट वगैरह के लिए हम लोग पहले अपना वो पैनल में रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। फिर उस पैनलमेंट में से हमारा नाम निकलता है, तब हमें बैंक ऑडिट मिलती है। मानो हम सबने बैंक ऑडिट के लिए पैनल में अपना को रजिस्टर करवाया, लेकिन सिर्फ जिसका नाम निकलेगा बैंक ऑडिट उसको ही मिलेगी, हम सबको नहीं मिलेगी। पर हम उस पैनल में क्या हो रखे हैं, रजिस्टर हो रखे हैं। तो एक पैनलमेंट बनता है अकाउंटेंट्स का, उन पैनलमेंट में से वो सेलेक्ट करेंगे। अब जितना भी खर्चा है ना ऑडिट का, ये सारा खर्चा कौन उठाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। कौन उठाएगा, 3 पॉइंट कवर करे हमने। पहला पॉइंट, डायरेक्टर अपनी इच्छा से या कोई एप्लीकेशन मिलने पे इंक्वायरी को कंडक्ट करवा सकता है किसी भी स्पेसिफिक मैटर की। सेकंड पॉइंट, अगर मैटर कौन सा नेचर का है, कॉम्प्लेक्स नेचर का है, या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको उसमें दिख रही है तो उसकी आप क्या करवाओगे, स्पेशल ऑडिट करवाओगे। ऑडिट कौन करेगा, अकाउंटेंट करेगा। उस अकाउंटेंट का नाम कहाँ पे होना चाहिए, पैनलमेंट ऑफ अकाउंटेंट्स में होना चाहिए। खर्चा सारा कौन उठाएगा, यस। ए पॉइंट को 3 बातों में बांटा हुआ है। पॉइंट ए, सॉरी 1A और 1B। बोल, पब्लिक प्राइवेट सारे, ICICI वगैरह। पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। चलो आगे। बैंक में टैक्स लगता है ना, कैलकुलेशंस भी होती हैं। अगला पॉइंट देखें, अब सुनो। इंक्वायरी के दौरान अगर मुझे पता चल गया कि किसी भी एम्प्लॉय ने, फॉर एग्जांपल तनिष्क ने, कोई भी तरीके का नॉन कंप्लायंस किया है,
किसी भी एम्प्लॉय ने किसी भी तरीके का क्या किया है, नॉन कंप्लायंस किया है। तनिष्क सोने वाला था क्योंकि सो जगाना जरूरी था। किसी भी एम्प्लॉय ने किसी भी तरीके का क्या किया, नॉन कंप्लायंस, तो डायरेक्टर ना उस एम्प्लॉय को बुलाएगा और वार्निंग देगा रिटर्न के अंदर कि आगे से ऐसा काम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो क्या करेगा, उसे बुलाएगा और उसको रिटर्न में क्या देगा, वार्निंग कि ये काम इस बार तो कर दिया, आगे से नहीं होना चाहिए। शिवानी इंपॉर्टेंट देखो, आज तक तो पेपर में नहीं आया, पर आने को कुछ भी आ सकता है, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया कि आज तक पेपर में नहीं आया मत पढ़ो और इस बार आ गया तो तुम 15 मिनट में खाली मुझे गालियां देते रहोगे। इतनी बदुआएं लेके मैं कहाँ जाऊंगी? आऊंगे तो एमसीसी में, बात तो तेरी सही है। अगला पॉइंट, डायरेक्ट करेगा उस एम्प्लॉय को कि जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं तेरे को दे रहा हूं इसके अकॉर्डिंग काम होना जरूरी है। पहले तो उसे वार्निंग देके छोड़ दिया कि आगे से नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए। सेकंड, उसे बोलेगा ये जो काम कह रहा हूं ये काम करके करना है। थर्ड पॉइंट में कहेगा काम करने के बाद में इसकी रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी। और फोर्थ पॉइंट में कहा है कि जो भी ऑर्डर निकलेगा उस ऑर्डर की एक कॉपी बैंकिंग इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और कोई भी इंटरमीडिएरी, इन सबके पास जाना जरूरी है। क्या बोला हमने सेकंड पॉइंट के अंदर, अगर डायरेक्टर को इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी फाइंड की रिपोर्टिंग एंटिटी या उसके डेजिग्नेटेड डायरेक्टर या किसी भी एम्प्लॉय ने फेल हो गया है कंप्लाई करने के साथ किसी भी ऑब्लिगेशन अंडर दिस चैप्टर। ऊपर ऑब्लिगेशन पढ़ के आए थे, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड बनाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। अगर उसमें से भी किसी काम को आपने कंप्लाई नहीं किया है तो हम लोग क्या करेंगे, इशू ऑफ वार्निंग टू दी इन राइटिंग। डायरेक्ट करो ऐसी रिपोर्टिंग एंटिटी को, उसके डायरेक्टर को या उसके एम्प्लॉय को कि कंप्लाई करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन के साथ में। डायरेक्ट करो रिपोर्टिंग एंटिटी को, उसके डेजिग्नेटेड डायरेक्टर को और उसके एम्प्लॉय को, सेंड करो रिपोर्ट्स और उनको बोलो टू सेंड द रिपोर्ट एट सच इंटरवल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कि काम करने के बाद हर 2 महीने की रिपोर्ट मेरे पास आनी जरूरी है। बाय एन ऑर्डर इम्पोज मॉनिटरी पेनल्टी, आप उनके ऊपर मॉनिटरी पेनल्टी भी लगा सकते हो और वो मॉनिटरी पेनल्टी शुड नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज बट कैन बी एक्सटेंडेड टू 1 लाख रुपीज। और लास्ट पॉइंट क्या लिख के बोला हुआ है कि डायरेक्टर को कॉपी फॉरवर्ड करने की जरूरत है, जो भी यहाँ पे रूल बना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, इंटरमीडिएरी को और बैंकिंग कंपनी को। तो सेक्शन 13 बात कर रहा है किस चीज की, पावर ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन। पहला पॉइंट, इंक्वायरी करवाएगा खुद से एप्लीकेशन मिलने पे किसी भी स्पेसिफिक मैटर की। मैटर की इंक्वायरी करते वक्त अगर लगा कि कोई नेचर कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसकी क्या करवाएगा, ऑडिट। ऑडिट कौन करेगा, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कौन सा, जो रजिस्टर्ड है पैनलमेंट ऑफ ऑडिटर्स में। फिर अगला पॉइंट कौन सा बोला, एक्सपेंस कौन बियर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगा। इंक्वायरी के दौरान पता चलता है कि बैंक ने, उसके किसी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ने या किसी एम्प्लॉय ने नॉन कंप्लायंस किया है, तो पहले वार्निंग देके छोड़ना पड़ेगा। दूसरा फिर से बोलूंगी जो इंस्ट्रक्शन दिए उसे पूरा करो, उसकी फिर रिपोर्ट भी सबमिट करो। और वरना मॉनिटरी लायबिलिटी है 10 से लेकर 1 लाख रुपए तक की, 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की। जो भी ऑर्डर इश्यू करेंगे वो ऑर्डर सबको देना जरूरी है। फिर एक बात लिखिए, अकाउंटेंट से अपना मतलब क्या है, कोई ऐसा वैसा इंसान मत समझ लेना, हम सीए की बात कर रहे हैं। या तो रिपोर्ट से पता चलेगा या किसी ने कंप्लेन कर दी, विसिल ब्लोअर। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन। मैंने बैंक में अकाउंट खुलवाना है, आधार कार्ड पैन कार्ड देना पड़ते हैं, मैंने फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिए, तो पनिशमेंट क्या है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देने की या फिर फेलियर टू गिव। उन्होंने बोला पैन कार्ड आधार कार्ड दो, मैंने कहा कल दे दो, हमने कहा कल दे दो, हमने कहा कल, और हमने दिए ही नहीं। कल तो कभी आता ही नहीं क्योंकि, है ना। तो फिर यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, पनिशमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स ना देने के और गलत डॉक्यूमेंट्स देने के। पहला पॉइंट, किसी भी पर्सन ने जानबूझकर, मैलिशियसली मतलब होता है इल इंटेंशंस, खराब इंटेंशन के साथ जानबूझकर फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है।
तो उस पर्सन को पहले तुम अरेस्ट करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो? सर्च भी हो सकता है उसके ऊपर, और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। कितने साल की? 2 साल। और फाइन भी लग सकता है कितने का? 50,000। मतलब यहाँ पे उसके बेचारे पर 3 4 चीजें आ गई। पहला तो उसे अरेस्ट कर दो, दूसरा उसमें सर्च कर दो। सर्च मतलब उसे घर के अंदर जाके घर का सारा सामान तोड़ फोड़ करके जो डॉक्यूमेंट्स मिले उठा के लेकर आ जाओ। रेड मूवी देखी है? सर्च रेड जैसी होती है, पर इतना घर नहीं तोड़ने देंगे वो तो। मैं जैसे उसमें तो कुछ भी तोड़ रहा था, वो इन्वेस्टिगेशन टाइप हो जाती है सर्च। इम्प्रिजनमेंट कितना? 2 साल। और फाइन कितना? तो अगर किसी से ऐसा कार्य हो जाएगा तो अरेस्ट, सर्च, 2 साल की जेल की सजा और 50,000 रुपए का फाइन। गलत इंफॉर्मेशन दी। अकाउंट ही मत खुलवा फिर। अकाउंट खुलवाते वक्त भी अगर तुमने अकाउंट खुलवाते वक्त तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे ना, तब दे दी तो सदा बाहर है। अब देखो अगला पॉइंट, अगर किसी भी इंसान ने, क्लास बात सुनो, आपस में वार्तालाप समाप्त करें। अब सेक्शन को पढ़ते हैं। अगर किसी भी पर्सन ने जानबूझकर सच नहीं बताया, अ पर्सन हु इज बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ, और उसने ट्रूथ नहीं बताया या उसने रिफ्यूज कर दिया किसी क्वेश्चन का आंसर देने से जो अथॉरिटी ने उससे पूछा है, तो हर ऐसे पर्सन के ऊपर पेनल्टी लगेगी, which should not be less than 500 rupees but can be extended to 10,000 रुपए for each default. अगला पॉइंट, अगर बैंक ने तुमको बोला कि किसी स्टेटमेंट पे साइन करो, जैसे बैंक ने तुम्हें कहा कि आधार कार्ड को सेल्फ अटेस्ट करके दो, तुमने कहा मैं तो नहीं करता साइन। refuse to sign any statement in course of proceedings. If you refuse to sign any statement in course of proceedings, तो आपके ऊपर फाइन लगेगा which should not be less than 500 rupees but can be extended to 10,000 rupees for each failure and default. क्लियर है बात? सी पॉइंट, सी पॉइंट में क्या कहा है? सी पॉइंट में कहा है अगर तुम्हें समन किया गया था, समन मतलब क्या होता है? कोर्ट का आदेश। कोर्ट का आदेश देके तुम्हें बुलवाया जा रहा था और साथ में कहा था कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेते आना, और तुम नहीं आए और ना ही सामान लेकर आए, तो ऐसा काम होने पर भी तुम्हारे ऊपर फाइन कितने का? 500 से लेकर 10,000 रुपए तक। क्लियर? पहला पॉइंट सच बोलना था, सच नहीं बोला। दूसरा पॉइंट साइन करना था, साइन नहीं किया। तीसरा पॉइंट समन दिया था और आए नहीं। तो कहां से कहां तक? 500 से लेके 10,000 रुपए तक। कोई भी ऑर्डर इंपोज नहीं होगा जब तक आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यूनिवर्सल राइट। पेनल्टी नहीं लगेगी जब तक आपको आपका पक्ष रखने का मौका नहीं मिलता। तो आपका यूनिवर्सल राइट है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तब तक आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है। इस सेक्शन में जो भी पर्सन आएगा उसके ऊपर आईपीसी की धारा भी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती है। अगर आपने बैंक में कोई भी फर्जी इंफॉर्मेशन दी है तो आपके ऊपर आईपीसी की पनिशमेंट लग जाती है। ले ली झपकी? झपकी लेके तूने मुंह भी बनाया उठने के बाद? बनाया नहीं बनाया? तो ये क्या था बताइए, इसका मतलब मैं क्या समझूं?
तुमसे ज्यादा डेडिकेशन के साथ तो मेरी बेटी रात को जागती है, उसे नींद भी आ रही होती है ना ऐसे। तारी हो जाएगी, फिर उसकी नींद उड़ जाएगी, फिर वापस बैठ जाएगी, फिर खेलने लग जाएगी। वो रात के 2 ना बजा देना ऐसे करते करते, तो उसे चैन नहीं मिलता। डेडिकेशन लाओ ऐसी वाली। क्या मैं सोचूं, मैं सोचूं बेड से नीचे उतरेगी सीधा, थक थक धक धक धड़। डेडिकेशन लाओ, जागने की मोटिवेशन लो। तनिष्क जाग जा, जाग जा। मैं बताऊं क्या कर, देख बॉटल के कैप में थोड़ा सा पानी ले, उसको ऐसे से करके आंखें धो। हर्ष तू तो ठीक था बिल्कुल, दिक्कत सारी वही है। चलो इस सेक्शन को फिर से दोहराते हैं। सेक्शन में क्या बोला था कि कोई भी पर्सन अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दे रहा है तो उसके ऊपर फाइन लगेगा, कितने से कितना, 2 साल से लेकर 2 साल, सॉरी उसके ऊपर फाइन लगेगा 50,000 रुपए का, इम्प्रिजनमेंट है 2 साल की, और अरेस्ट हो सकता है, सर्च हो सकता है। कोई भी पर्सन जिसको सच बोलना था, जिसको समन दिया, जिसने साइन नहीं किया, 500 से लेके 10,000 अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट मिलेगा। जिसके ऊपर लिखे हुए प्रोविजंस लग गए उसके ऊपर आईपीसी का धारा भी ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ऑफेंस बाय कंपनी, ऑफेंस बाय कंपनी में छोटी सी बात को ध्यान रखना सर, अगर कोई भी पर्सन ने जानबूझ के कोई भी नेग्लिजेंस किया है तो ही विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट, सिर्फ यही लिखा है। अगर किसी भी पर्सन ने जानबूझ के किसी भी तरीके का ऑफेंस किया है तो दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट। आगे पढ़ते हैं, इसमें इतनी सी बात का ध्यान रखना, इस सेक्शन में यही है। फिर आगे आगे आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000 चैप्टर 1 में पढ़ा था, जहां पे ये सारे की प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट, कितनी पनिशमेंट किसमें, संडे की क्लास याद करो, हाँ या ना। फिर अगला टॉपिक है एसपीडीआई, कहां पढ़ा था, इन्होंने भी बोले हैं ये टॉपिक डिटेल में कहां पढ़कर आए हो, चैप्टर 1। तो आईटी एक्ट 2000 के आगे लिखो ऑलरेडी कवर्ड इन चैप्टर 1। बैंकिंग के चैप्टर के पीछे का भाग हुआ समाप्त, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे आगे के लेक्चर में वापस, जहां पे हमने कल की क्लास छोड़ी थी। पेज नंबर कैसे काम चलेगा, इतना सारा पड़ा है। ओके आ जाओ, टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ सीबीएस। सीबीएस में 3 कंपोनेंट की बात करी गई है। पहला कंपोनेंट है डेटाबेस, दूसरा कंपोनेंट है एप्लीकेशन, तीसरा कंपोनेंट है साइबर सिक्योरिटी। पहले खाली 2 ही कंपोनेंट लिखे हुए थे सीबीएस में, वो 2 कंपोनेंट कौन से थे, डेटाबेस और एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। अब कितने कंपोनेंट लिख दिए, 3। पहला कौन सा, डेटाबेस, दूसरा एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, तीसरा कौन सा, साइबर सिक्योरिटी। क्लियर है बात। डेटाबेस कौन सी जगह होती है, जहां पे सारा का सारा डेटा स्टोर होता है बैंक के हर एक ब्रांच का। डेटाबेस वो जगह होती है, डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली लोकेटेड
डेटाबेस सर्वर जो स्टोर करता है बैंक के सारे ब्रांचेस की सारी बातें, जिसमें कस्टमर का मास्टर, इंटरेस्ट रेट, टाइप ऑफ अकाउंट सब कुछ स्टोर होता है। कस्टमर कहीं पे भी कुछ भी काम करे वो सारी बातें डेटाबेस पे क्या हो जाती है, अपलोड हो जाती है। एक एप्लीकेशन सर्वर पढ़ा था हमने। एप्लीकेशन सर्वर पे क्या पढ़ा होता था, एप्लीकेशंस। क्या होती थी एप्लीकेशन सर्वर्स में, एप्लीकेशंस होती थी। एप्लीकेशंस बताओ सीबीएस की, फ्लेक्स क्यूब, बैंक्स, बैंकमेट, फिनेकल, फिन1 पढ़ी थी। तो एप्लीकेशन एनवायरनमेंट के अंदर होता है एप्लीकेशन सर्वर, और एप्लीकेशन सर्वर पे होती हैं एप्लीकेशंस। और एप्लीकेशन का एग्जांपल अभी मैं तुम्हें दिए। एप्लीकेशन एनवायरनमेंट कंसिस्ट करता है एप्लीकेशन सर्वर को। एप्लीकेशन के सर्वर के अंदर होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सीबीएस की एप्लीकेशन, जैसे कि फिन1, बैंक्समेट, जो सेंट्रली सारे के सारे बैंक उसे यूज कर रहे होते हैं। कल के क्लास में एक बात कही थी कि सीबीएस के अंदर अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर, एप्लीकेशन सर्वर के अंदर हम एक सॉफ्टवेयर को रखते थे और वो सॉफ्टवेयर 18,000 से प्लस एचडीएफसी की सारी ब्रांचेस यूज कर रही है, तो वो सेंट्रली यूज्ड बाय डिफरेंट बैंक्स है। क्लियर है बात, पक्का? तो एप्लीकेशन एनवायरनमेंट के अंदर होता है एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर में है एप्लीकेशंस। क्लियर बात? तो डेटाबेस एनवायरनमेंट क्या है, डेटाबेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट करता है डेटाबेस सर्वर को, जहां पे सारा का सारा डेटा बैंक का रखा हुआ है। फिर एप्लीकेशन एनवायरनमेंट कंसिस्ट करता है एप्लीकेशन सर्वर को, जो डिफरेंट सीबीएस के सॉफ्टवेयर है जो सारा का सारा डेटा यूज कर रहे हैं। अब आ गया साइबर सिक्योरिटी। किसकी बात कर रहे हैं? ये साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता यहाँ क्यों पड़ गई? हमने ना कल की क्लास में, संडे की क्लास में शायद, कुछ कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस पढ़े थे। हमने संडे की क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक का नाम था कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, पढ़ा था। अब कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस के अंदर हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़े, जैसे कि हैकिंग होना, इंट्रूशन होना थर्ड पार्टी का, सिस्टम के अंदर वायरस आना, ईमेल फिशिंग होना, वो ईमेल के थ्रू फ्रॉड्स होते थे, क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स होना। तो बहुत सारे फ्रॉड हमने ऐसे भी पढ़े थे जो किससे रिलेट करते, सीधा सीधा बैंक से। तो अब यहाँ पे इन्होंने उन्हीं चीजों के लिए क्या बताया है, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बताया है। अब क्योंकि बैंक के ऊपर लगने वाला सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, तो बताओ ये किसने इशू किया होगा, आरबीआई ने। तो आरबीआई ने एक कॉम्प्रिहेंसिव होता है डिटेल्ड, आरबीआई ने कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बताया हुआ है। आरबीआई ने क्या बताया हुआ है, एक डिटेल्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बताया हुआ है। और ये डिटेल्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो आरबीआई ने बताया हुआ है, इसके अंदर इन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप अपने इफेक्टिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई फॉर द बैंक, ताकि वो इंश्योर करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योर रहेगी। अब ये फ्रेमवर्क जो है आरबीआई ने कुछ लेवल्स पे प्रोवाइड करवाया है। एक लेवल है नेटवर्क का लेवल, फिर एक लेवल है एप्लीकेशन का लेवल। कितने लेवल पे दिया है, एक लेवल किसका था, नेटवर्क लेवल, दूसरा लेवल किसका था, एप्लीकेशन लेवल, तीसरा लेवल किसका है, डेटाबेस लेवल, और चौथा लेवल कौन सा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि अब आपको सिक्योरिटी पॉलिसी कहाँ कहाँ लगानी है। एक तो इन्होंने बोला कंप्यूटर नेटवर्क पर लगानी। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, जब बहुत सारे कंप्यूटर्स, एक बैंक के सारे कंप्यूटर्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड। जब बैंक में सारे के सारे नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो ये नेटवर्क पूरा का पूरा मुझे क्या करके रखना है, सिक्योर करके रखना है। क्या करके रखना है, इस नेटवर्क को सिक्योर करके रखना है। तो इसलिए आपको नेटवर्क के ऊपर क्या लगाने पड़ेंगे, कुछ
सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। मुझे पूरा नेटवर्क सिक्योर रखना है, इसलिए नेटवर्क पर क्या लगाने पड़ेंगे? सिक्योरिटी कंट्रोल्स। अब पहला कंट्रोल समझने की कोशिश करते हैं। पहला कंट्रोल बोला हुआ है, ये है मेरे बैंक का इंटरनल एनवायरनमेंट और ये है बैंक का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम बेसिकली बोलते हैं इंटरनेट को, क्योंकि मोस्टली फ्रॉड्स कहाँ से होते हैं? इंटरनेट की हेल्प से। मोस्टली फ्रॉड किसके हेल्प से होते हैं? इंटरनेट की हेल्प से होते हैं। तो अगर ये मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट, ये मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अगर इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई एंटर होने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा फिल्ट्रेशन होना चाहिए जो अनऑथराइज्ड एंट्रेंस को रोक सके या वायरस को आने से रोक सके। तो इसके लिए जरूरी है यहाँ पर या तो एंटीवायरस इंस्टॉल करो या फिर फायरवॉल इंस्टॉल करो। सुना है फायरवॉल का नाम कभी? फायरवॉल वर्क्स लाइक एंटीवायरस। जब भी कोई अनऑथराइज्ड पर्सन सिस्टम में एंटर होने की कोशिश करता है तो फायरवॉल चेक करती है कि वो ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड। कैसे पता चलेगा? यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से। अगर अनऑथराइज्ड है तो उसको वो एंटर होने ही और बाद में उस आईपी एड्रेस से होने वाली रिक्वेस्ट को वो रोकेगी। एक तरीका है आईडीएस, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूशन मतलब होता है इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को डिटेक्ट करने वाला सिस्टम। तो हमें एक चीज जो बोली है आपको, मल्टी लेयर्ड बाउंड्री डिफेंस लगाना है। क्या लगाना है? मल्टी लेयर्ड बाउंड्री डिफेंस। मल्टी लेयर कैसे? आपने एंटीवायरस भी लगा रखा है, फायरवॉल भी लगा रखा है, आईडीएस भी लगा रखा है, तो अलग अलग लेयर्स में आपने डिफेंस लगाया हुआ है। अगर कोई एक से बचा तो दूसरा पकड़ेगा, दूसरे से बचा तो कहीं ना कहीं तो फ्रॉड पकड़ा जाएगा। जहां पे आप किसी भी यूज करोगे प्रॉक्सी सर्वर को, फायरवॉल को, आईडीएस को प्रोटेक्ट करने के लिए नेटवर्क को फ्रॉम द मैलिशियस अटैक। मैलिशियस मतलब क्या होता था? इल इंटेंशंस वाले अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए किसी भी अनऑथराइज्ड नेटवर्क में एंट्री को। क्लियर है बात? तो क्या बोला है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन में? मल्टी लेयर्ड बाउंड्री डिफेंस सिस्टम है, जहां पे आपने अलग अलग सिस्टम लगाए हुए हैं ताकि आप किसी भी तरीके का फ्रॉड को रोक सको और डिटेक्ट कर सको अनऑथराइज्ड नेटवर्क एंट्री को। सेकंड पॉइंट है लैन। अपने पास 3 शब्द आते हैं, लैन, मैन, वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। लैन कितने काम करता है एक बिल्डिंग में? मैन काम करता है स्टेट के अंदर या सिटी के अंदर, वैन काम करता है पूरे ग्लोब के ऊपर। अब इन्होंने बोला है कि आपके पास में ऐसा लैन या वैन या मैन का नेटवर्क होना चाहिए जिससे आप कनेक्ट कर सको सारे के सारे एटीएम और सारे के सारे ब्रांचेस को। नेटवर्क का मतलब अरे ऐसे 5 मिनट का ब्रेक दूं? 6 बज गए, फिर थोड़ी देर में कब 7 बजे लेगा? 6:30 ब्रेक देने का मतलब नहीं है, फिर 7 बजे क्लास ही खत्म हो गई। ये टॉपिक करा के ब्रेक दे देती हूँ 5 मिनट का, ठीक है? फिर तालियां बजा लेना 5 में। ये वहाँ पे दिमाग में तालियां बजाती रहती है, बातें करती रहती हूँ। हाँ, तो बातें करते रहा करो, किसने मना किया है? तो पढ़ना तो पड़ेगा वापस। सब्जेक्ट ऐसा है, मैं तो खुद ही कह रही थी एसएम से बकवास है ईआईएस।
पढ़े चलो। नींद तो उसको भी नहीं आती, वरना जय है ना। हाँ जय को भी नहीं आती। ये आंखें खोल के सो जाता हो तो पता नहीं मेरे को। टैलेंट है। जिनको स्पेक्स लगा होता है ना, जहां तक मुझे लगता है, उनको जरा जल्दी नींद आ जाती है। दिख रहा है ना, ये डिजिटल बोर्ड है, इससे जल्दी वीक होने का चांसेस होते हैं इनसे। देखा, चलो पढ़ाई करो। तो इन्होंने क्या बोला है कि आपके पास में ना अच्छा नेटवर्क होना चाहिए लैंडमैन या वैन का, ताकि बैंडविड्थ स्ट्रांग रहे। अच्छी बैंडविड्थ की वजह से सीमलेस तरीके से ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो पाएगी। क्या बोला है, डिफरेंट लैंड सेगमेंट फॉर इन हाउस ऑन साइट एटीएम सीबीएस ब्रांचेस, ताकि आप कंफर्म कर सको एडिक्वेट बैंडविड्थ के साथ में, ताकि आप डील करोगे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को। सिस्टम स्लो डाउन नहीं होगा, इससे स्लो डाउन नहीं होगा तो एफिशिएंसी भी अच्छी रहेगी। लोकल एरिया नेटवर्क लैंडमैन वैन। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, एंश्योर करना है सिक्योर नेटवर्क सेटअप। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हमने क्या किया था, सेटअप, जहां पे प्रॉपर यूजेज है राउटर का, हब का और स्विचेस का। राउटर हब और स्विचेस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लैन का कनेक्शन लगवाया, ये बिल्डिंग 16 फ्लोर्स की है, फॉर एग्जांपल मैंने ग्राउंड फ्लोर पे लैन का नेटवर्क लगवाया, पर 16 फ्लोर तक लैन काम नहीं करेगा, वो एक लेवल पे जाके वीक हो जाएगा। तो वहां पे राउटर हब या स्विचेस लगा दोगे, वो उसके नेटवर्क को एम्पलीफाई करेगा। नॉर्मल तरीके से समझाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एयरटेल वोडाफोन के नेटवर्क कम आते हैं, तो वहां पे आके वो टावर टावर वगैरह कुछ ऐसे लगा के चले जाता है। वो क्या करता है, वो स्लो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके बूस्ट करता है, तो सिग्नल फास्ट हो जाते हैं। सेम वैसे ही अगर इंटरनेट का सिग्नल कहीं पे स्लो हो गया है, तो आपको वहां पे राउटर्स, हब और स्विचेस लगाने पड़ेंगे। क्लियर है। अगला पॉइंट, सिक्योरिटी रिव्यू करो कि कहीं कोई सिस्टम वनरेबल तो, क्योंकि अगर न कोई नेटवर्क वनरेबल हुआ तो वहां पे हैकिंग आराम से हो सकती है। लास्ट पॉइंट बोल रहा है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आइडेंटिफाई करो रिस्क को और देखो क्या वो रिस्क बैंक के रिस्क एपेटाइट लेवल के अंदर है या नहीं, और फिर उसको मैनेज करो। 5 पॉइंट्स दिए हैं, अगर मैं 5 पॉइंट को ढंग से देखो तो क्या लिखा है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है बाउंड्री डिफेंस। पहला पॉइंट किसका है, बाउंड्री पे डिफेंस लगाओ। बाउंड्री पर क्या लगाना है, डिफेंस। एक्सटर्नल इंटरनल की बाउंड्री पर क्या लगाना है। दूसरा है लैन की स्पीड। तीसरा क्या है, बेसिकली राउटर्स, हब एंड स्विचेस, जो इस स्पीड को मेंटेन करते हैं। फिर अगला पॉइंट, पीरियोडिकली रिव्यू करना है कहीं कोई सिस्टम वनरेबल तो नहीं है। और लास्ट पॉइंट है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो थर्ड पॉइंट में लिखा है कि शुड बी अप्लाइड, या फिर वो होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दो किसी चीज को। बाउंड्री डिफेंस, लैंड लगाना, लैंड की स्पीड को मेंटेन करना, पीरियोडिकली रिव्यू करना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाना। क्लियर है। 5 मिनट का ब्रेक ले लो। तुम्हारा नाम क्या है, चंचल, बिल्कुल नाम जैसी है। ये वाला पॉइंट,
रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या कहता था? रिस्क को आइडेंटिफाई करो, बाद उसे मैनेज करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क टू एंश्योर कि रिस्क जो है एपेटाइट लेवल के अंदर है, और उसको मैनेज करो अप्रोप्रिएटली। अगर रिस्क है तो उसके ऊपर क्या लगाओगे? रिस्पॉन्सेज लगाओगे, उसे मैनेजमेंट करोगे। रिस्क रिस्पॉन्स मैनेजमेंट था ना। 4Ts क्या थे? 4Ts टर्मिनेट करना, ट्रांसफर करना, ट्रीट करना, टॉलरेट करना। याद आया ये वर्ड सुन के कुछ? आगे स्केड्यूल दिखाइए क्या है। आज मेरे हस्बैंड घर पे, उन्होंने मेरे से टैब भी ले लिया। मैं मूवीज देख रहे हैं बैठे हुए। एक मूवी तो पूरी देख चुके थे, भूल भुलैया 2 तो देख लिया, पता नहीं कौन सी देखेंगे। 11 से 12 लगाई तो है। मतलब सुबह है 10 से 12 और शाम को है 5 से 7। कल मैं जल्दी उठूंगी यार, आज मैं लेट उठी थी, सारा काम रह जाता है बीच में। पकड़ो भाई, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर तुम्हारा ये बैंकिंग का। कहाँ हो जाएगा? 2 चैप्टर रहते हैं मैडम। वो मैं करा दूंगी, अब फ्लो चार्ट ही करेंगे अगला टॉपिक इसका खत्म होते ही। कल बारिश आ रही है क्या? अरे मैंने कल देखा था, वेडनेसडे दिखा रहे थे। मौसम ठंडा है या नहीं है? कल कितना % टेम्परेचर गिर रहा है कल? अरे कल यहाँ तक तो हो गई थी। कल ये अपना मकराना वाला रास्ता पड़ता है ना, मेड़ता मकराना, सुना है कभी किसी ने? कल यहाँ तक तो बारिश आ गई थी। यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर ही है मेड़ता वगैरह। तो मतलब बादल 2 घंटे दूर आके रह गए, देखना 2 घंटे आगे और आ जाते। क्या चाह रहा था? उनको कौन सा पेट्रोल लग रहा था? है ना, मतलब बकवास मारने में ना मेरे से 2 कदम आगे है। तुम्हारी क्लास में पता है पढ़ाई ढंग से हो पाती है। GI 5 वालों को ना उंगली करने की आदत ज्यादा है। बहुत ही चैचे करते हैं। आज उनकी 3 घंटे क्लास जितना पढ़ाए हैं ना, मैं गारंटी दे दूं तो मैं 2 घंटे में पढ़ा दूं ना दूं वो सारा। मैं अब हम बातें भी कर लेंगे साथ में। ऐसी मैं कह रही हूँ, जितनी बकवास मैं करती हूँ मुझसे 2 कदम आगे चलती है बकवास करने में ये। तुम्हारा नाम क्या है? मैं भूल गई। हाँ मुस्कान। मेरी कजन का नाम भी है मुस्कान, ट्विंस है, एक का नाम खुशी, एक का नाम मुस्कान।
चले भाई, चंचल का रह गई। चंचल अंदर आ जाओ, इनकी बातें ही नहीं निबड़ती। ऐसा क्या होता है इनकी लाइफ में? है? एक बात बताओ, तुम्हारी लाइफ में मतलब ऐसा क्या होता रहता है पूरा दिन कि तुम्हारी बातें खत्म ही नहीं होती? ऐसा क्या बताना होता है दिन भर एक दूसरे को? दीवारों से बताओ क्या दिक्कत है? वो समझ गई पीछे वाली। दूसरे से इग्नोर। सही है, मेरी बिल्ली मुझको ही म्याऊं। लॉयल तो रहेगा कम से कम, है ना? बिल्ली का क्या है? आपकी शक्ल भी ऐसी हो रखी है कि सिर्फ पीट कर बिठाया हो। अच्छे लग रहे थे। नींद नहीं आ रही एक्चुअली। GI2 के अंदर ना इस तरफ जहाँ टीचर, तुम्हारे तो ऐसा एसी लगा हुआ है ना, उनका एसी वहां है। इसमें भी GI5 में भी यही हालत है। एसी बहुत दूर है GI5 में। गरम आती है पर आती है। अच्छा है नहीं आती, तो पूरा ही सो जाएगा। चलो, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी इन्होंने क्या बोला है? अब मुझे एप्लीकेशन में रखी हुई चीजों को क्या करना है? सिक्योर। कौन सी चीज को सिक्योर करना है अब हमको? एप्लीकेशन में रखी हुई चीजों को सिक्योर करना है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी बोलता है कि तुम्हें CAI को सिक्योर करना है। क्या था? कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और किसकी? डेटा की। तो एप्लीकेशन जिस डेटा के साथ डील कर रहा है, जिस इंफॉर्मेशन के साथ डील कर रहा है, उसके CAI को मेंटेन करके रखना है। इसके लिए कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी। इन कुछ में से हम खाली 5 पॉइंट पढ़ेंगे ताकि ज्यादा मेहनत हमें ना करनी पड़े याद करने में। वो 5 पॉइंट मैं तुम्हें बता देती हूँ कौन से पढ़ने। पहला पॉइंट, हमने ये फिशिंग देखा था पॉइंट लास्ट क्लास के अंदर, जहां पे KBC की बात पढ़ी थी हमने कि KBC वाले तुम्हें फ्रॉड मेल्स करते हैं जो उस लिंक पे क्लिक करते हैं। तो इसके लिए आपको एंटी फिशिंग मेथड लगाने पड़ेंगे ईमेल के डोमेन पर। ईमेल डोमेन मतलब एक बार हमने क्लास में कहा था, अगर मैं इन्फोसिस में जॉब करती होंगी तो मेरा ईमेल बनेगा shwetajoshi@infosys. तो जो हमारा ईमेल डोमेन है, जैसे कि XYZ बैंक का ईमेल डोमेन क्या होगा? xyz.in। तो उसे अपने ईमेल डोमेन पे एक एंटी फिशिंग लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? फिल्ट्रेशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसे मेल्स को वो तुम्हारे पास आने ही नहीं देगा, वो ऑटोमेटिकली जंक में चले जाएंगे। अगला है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यूजर आईडी के अलावा में OTP या फिंगरप्रिंट। बैंक में तुम कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हो, यूजर आईडी तुम डालते हो, लेकिन ट्रांजैक्शन कंप्लीशन के टाइम पे OTP मांगते हैं। वो फिर से ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। पहला स्टेप ऑथेंटिकेशन का क्या था? यूजर आईडी और पासवर्ड। और दूसरा स्टेप कौन सा हुआ? OTP। तो ये लोग तुमसे एक्स्ट्रा स्टेप को ऐड किया है लॉगिन प्रोसेस में। जैसे कि कोड भेजते हैं यूजर के फोन पे, कोड का मतलब इनका क्या है? OTP। या फिर फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं वेरीफाई करने के लिए आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल। क्लियर पॉइंट? पक्का? अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। 2 पॉइंट्स तो हो गए अपने पास। अगला पॉइंट लिखा हुआ है इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट मैकेनिज्म। ये पॉइंट हमने पढ़ा था। इंसिडेंट अगर कोई हो गया तो उसको क्या रिस्पॉन्स दोगे और उसको कैसे मैनेज करोगे, याद है? अगर सर्वर फेल हो गया
तो फिर कैसे उससे रिस्पॉन्स हुए, कैसे मैनेज, इन्होंने भी यही बात लिखी। अगर इंसिडेंट रिस्पॉन्स और मैनेजमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि आप एप्रोप्रिएट एक्शन ले सको इन केस कोई भी इंसिडेंट हो गया। उसके लिए आपके पास प्रॉपर वेल रिटन रिस्पॉन्स होना चाहिए और हर स्टाफ को अपना रोल भी पता होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या लिखा है, 3 पॉइंट्स हो गए। कितने पॉइंट हुए थे? फिर एक पॉइंट देखो, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी, पासवर्ड को मैनेज करने की पॉलिसी। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे ना हमें गाइड किया जाता है, जब पासवर्ड लिखते हैं जो लिखते हैं कि पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर, एक और एक स्मॉल लेटर, और 8 डिजिट का पासवर्ड कम से कम होना चाहिए। तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी और प्रोवाइड करो गाइडेंस ऑन क्रिएटिंग एंड यूजिंग दी पासवर्ड, जिससे आप सिक्योरिटी को बढ़ा सको। कंपनी के एम्प्लॉइज को समझाओ, बैंक के एम्प्लॉइज को समझाओ कि हर किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत, क्योंकि कभी कभी हम ऐसे वैसे किसी भी लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो वायरस आ जाता है सिस्टम के अंदर। तो इफेक्टिव ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय टू एजुकेट देम स्ट्रिक्टली अवॉइड क्लिकिंग एनी लिंक विच इज रिसीव्ड बाय, पहले 4 पॉइंट्स किए हैं और एक 5वां पॉइंट वो क्या था, इंसिडेंट रिस्पॉन्स वाला। पहला पॉइंट क्या लिखा था इसमें, एंटी फिशिंग लगाना है आपको। सेकेंड पॉइंट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है जहां पे ओटीपीज वगैरह आ रहे हैं या फिंगरप्रिंट। फिर है पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी, ताकि आप गाइड कर सको ऑन क्रिएटिंग एंड यूजिंग दी पासवर्ड। अगला पॉइंट क्या, इफेक्टिव ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉय टू एजुकेट देम, और स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है क्लिकिंग ऑन एनी लिंक्स। क्लियर है बात, पक्का? तो हम लोगों ने एप्लीकेशन के अंदर 2 बात तो देख ली, एक बात लिखी थी नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना और एक बात लिखी थी, अब तीसरी बात लिखी हुई डेटा सेंटर को प्रोटेक्ट करना। और डेटा सेंटर में डिजास्टर रिकवरी सेंटर, डिजास्टर रिकवरी का मतलब क्या होता है, किसी भी डिजास्टर से अपने आप को क्या करना, कैसे करोगे। ये सर्वर है जिसको मैं बोलती हूँ डेटाबेस, क्योंकि सारा डेटा यहाँ पे स्टोर है। ये सर्वर फेल हो गया, डिजास्टर हो गया, पर हम हमेशा कहते हैं बैकअप में एक सर्वर एक्स्ट्रा जहां पे सारे का सारा डेटा अवेलेबल होना। ये ऑल्टरनेटिव सर्वर फेलियर हुआ, सिस्टम को इससे कनेक्ट कर दिया, डिजास्टर से क्या हो गया, रिकवरी हो गई। बात समझ में आई, डिजास्टर रिकवरी क्या होता है। तो डेटा सेंटर एंड डिजास्टर रिकवरी सेंटर, कोर बैंकिंग सिस्टम मतलब सीबीएस के अंदर कंसिस्ट करता है डेटा सेंटर को। हमें डेटा सेंटर के कंपोनेंट देखे तो एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, वेब सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर। बैंक को एडॉप्ट करना है फुल फ्लेज डॉक्यूमेंटेशन और प्रिपेयर करना है प्रॉपर मैनुअल, किस चीज के साथ में, कैसे डील करोगे डेटा रिकवरी को। फॉर एग्जांपल बैंक को ना ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये सर्वर ए है, अगर ये फेल हो गया तो आपको सर्वर बी से कनेक्ट करना है। इस बात को प्रॉपर मैनुअल में लिख के रख लो, ताकि अगर कोई भी एम्प्लॉय कंपनी में बैठा है तो मैनुअल से पढ़ के वो काम परफॉर्म कर सकता है। तो इसलिए बैंक को फुल फ्लेज प्लान बना के रखना पड़ेगा और डिजास्टर रिकवरी से अपने आप को रिकवर करवाना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही अरेंजमेंट करके रखो ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी के लिए ऑफ द बैंक विद द डेटा सेंटर, और उसको स्टैब्लिश करो जब भी कोई डिस्ट्रप्शन आएगी प्राइमरी कनेक्टिविटी में। अगर पहले मतलब सर्वर ए में कोई प्रॉब्लम आई है तो सर्वर बी का बैकअप पहले से ही बनाकर रखोगे, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हम कनेक्ट कर देंगे। तो पहले तो लिखा है कि डेटा सेंटर कंसिस्ट करता है बहुत सारे सर्वर्स को। फिर लिखा है आपके पास डिटेल्ड मैनुअल होना कंपलसरी है, जिस मैनुअल से आप डायरेक्ट डिजास्टर से रिकवरी कर सकते हो। फिर बोला ऑल्टरनेटिव सर्वर बैकअप में रखना जरूरी है, ताकि अगर प्राइमरी वाले में कोई भी डिस्टर्बेंस आई तो हम कनेक्टिविटी ऑल्टरनेटिव के साथ कर देंगे। 3 बातें बोली थी, फिर से सुन लो 3 बातें क्या हैं। पहली बात क्या थी, सीबीएस के अंदर होता है डेटा सेंटर, डेटा सेंटर कंसिस्ट करता है बहुत सारे सर्वर को। दूसरी बात क्या बोली थी, फुल फ्लैश डॉक्यूमेंटेशन और मैनुअल बनाओ जिसमें तुम्हें लिखना है डिटेल में कि कोई भी डिजास्टर हुआ तो रिकवरी कैसे
करोगे। और थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स बना के रखने हैं ताकि अगर प्राइमरी वाले में कोई दिक्कत आई तो उसे कनेक्ट कर सको ऑल्टरनेटिव से। क्लियर बात, पक्का? लास्ट पॉइंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग फॉर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। एक बात बताओ, तुम लोग ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से किसी को पैसे ट्रांसफर किए, कुछ भी नीचे एक वर्ड लिखा होता है, क्या ये तुम ही हो जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो? अगर नहीं हो तो कृपया करके इस नंबर पे एसएमएस करें। किस किसने देखा है मैसेज में, पढ़ा है कभी? कहीं पैसे ट्रांसफर किए उसका मैसेज तुम्हारे फोन पर आया है कभी? इसको कोई दिखा देना। समझ में आ गया हर्ष? दो भाई कोई एक जना फोन अपना, और ये मैसेजेस जहां पे आए हुए हैं हर यूपीआई ट्रांजैक्शन के बाद भी आता है। तुम 10 रुपए भी डालो ना यूपीआई ट्रांजैक्शन में तब भी आता है। 50 पैसा डालने पर भी आएगा। यूपीआई में पॉइंट के बाद की फिगर नहीं लेते हैं, है ना, पता है मेरे को, इसलिए मैं ना हमेशा, ये देखो यहाँ लिखा है नीचे, इसका कैनरा बैंक है, इसका नंबर अलग है। 20 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए। हाँ तो गोलगप्पे खाती है, स्कैन कर देती है। मैं जितनी बार घर जाती हूँ ये लड़की मुझे गोलगप्पे खाती हुई ही मिलती है। तो उसके हल्का सा आगे जूस वाला खड़ा होता है, या तेरे घर के रूट पे जूस वाले खड़े होते हैं, गोलगप्पे से भर जाता है। तो अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढो ना। हाँ तुझे नहीं मिल रहा भाई, उसे नहीं मिल रहा, दिखा भाई, जा मुस्कान दिखा क्या। वो देख दे भी रहे 10 रुपए को। तीन चार Amazon पे डाउनलोड करना है मतलब। मिल गया तनिष्क, आ जाओ पढ़ाई करने वापस। अब देखो, अब हेडिंग सुनो, समझ में आएगी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग फॉर फ्रॉड रिस्क। जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है उन्हें मॉनिटर करते रहो ताकि तुम्हें क्या मिल जाए, फ्रॉड के थ्रू होने वाला खतरा मिल जाए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में 10 रुपए की, उसने मैसेज किया तुम्हें फटाफट से, क्या तुम नहीं हो ये काम करने वाले? अगर तुम नहीं, तुम बता दोगे तो उसने क्या ढूंढ लिया, फ्रॉड से होने वाला रिस्क ढूंढ लिया। तो हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करो ताकि तुम फ्रॉड से होने वाले रिस्क को मॉनिटर या फिर आइडेंटिफाई कर सको। बात समझ में आई? क्या कहा, समझ में आ गई हर्ष बात? रिस्क इवैल्यूएशन आर कैरिड आउट। रिस्क इवैल्यूएशन को कैरी आउट करो, कंसीडर करो रिस्क की प्रोफाइल को और अदर रिक्वायरमेंट्स को बाय मॉनिटरिंग। एंड मॉनिटरिंग करना है आपको किसका, हर एक डिलीवरी चैनल का। क्या बोला है, जितने भी डिलीवरी चैनल है, मतलब पैसे ट्रांसफर करने के जितने भी चैनल्स हैं, हर एक चैनल को मॉनिटर करते रहो ताकि तुम आइडेंटिफाई किसको कर सकोगे, रिस्क को। क्लियर है बात? तो रिस्क इवैल्यूएशन करना है क्योंकि ये जरूरी है बैंक के लिए। इससे आप मॉनिटर करोगे हर एक ट्रांजैक्शन को इन सर्च ऑफ द रिस्क। तो साइबर ने हमें 4 सिक्योरिटी लगा के दी। एक सिक्योरिटी लगा के दी
नेटवर्क पर, एक सिक्योरिटी लगा के दी एप्लीकेशन पर, एक सिक्योरिटी लगा के दी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर, और एक लगा के दी डेटा सेंटर पर और डिजास्टर रिकवरी पर। क्लियर है? जो नेटवर्क पे लगाई उसने इन्होंने क्या कहा था? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट याद करो, मल्टी लेयर बाउंड्री लगा दो, बाउंड्री फ्रेमवर्क। दूसरा कहा था लैन लगा दो, तीसरा कहा था लैन के लिए वो राउटर, फिर कहा था पीरियोडिकली रिव्यू करवा दो, और लास्ट पॉइंट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। एप्लीकेशन में मैंने क्या कहा था? 2 लेवल ऑथेंटिकेशन करा दो, ईमेल पर फिशिंग मेथड लगा दो, और आपके पास में इंसिडेंट मैनेजमेंट, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना सिखाओ और उनको एजुकेट करो कि हर एक पे लिंक करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन के अंदर क्या करना है? सारे के सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना है इन सर्च ऑफ रिस्क। और डेटा सेंटर एंड डिजास्टर रिकवरी में क्या करना है कि डेटा सेंटर पे पड़े हैं सारे सर्वर्स, सर्वर के अंदर आपको एक अरेंजमेंट रखना है किस चीज के लिए? ऑल्टरनेटिव सर्वर का। अगर कोई भी डिजास्टर हो गया तो उससे कनेक्ट करके बैकअप हम रख लेंगे। क्लियर है बात? तो हमारे पास में इस टॉपिक का समाप्ति के तरफ हम चले तो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे। एक कंपोनेंट लिखा था साइबर का, एक लिखा था डेटाबेस का, और एक लिखा था एप्लीकेशन का। क्लियर? और साइबर के अंदर लिखी थी 4 पॉइंट्स। अब आ गया अपने पास अगला पॉइंट, और पॉइंट क्या दे रखा है? सम ऑफ द की एस्पेक्ट्स इन बिल्ट इनटू आर्किटेक्चर ऑफ सीबीएस। हेडिंग का अर्थ कौन बताएगा? इनबिल्ट का मतलब बता दो बस। होता ही होता है। कुछ की एरियाज, एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? एरियाज, या कुछ की फीचर्स जो इनबिल्ट है सीबीएस के आर्किटेक्चर में। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो सीबीएस के साथ आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पहली वो चीज क्या है? इंफॉर्मेशन फ्लो। क्या है पहली चीज? जब तुम सीबीएस यूज कर रहे हो तो तुम चाहे पुणे की ब्रांच से काम करो, दिल्ली की ब्रांच से काम करो, कहीं से भी काम करो, सारा का सारा डेटा कहाँ जाएगा? डेटा सेंटर पे। डेटा सेंटर पे जाने की वजह से डेटा सेंट्रलाइज्ड अवेलेबल हो गया, तो डेटा को कोई भी कभी भी यूज कर सकता, तो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है स्पीड में, सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्पीड में अपडेट हो रही है, जिसकी वजह से लोगों का डिसीजन मेकिंग क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये फैसिलिटेट करता है इंफॉर्मेशन फ्लो विद इन द बैंक, इंप्रूव करता है स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या बोला इसने? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है बैंक के अंदर, जिसकी वजह से सही डिसीजन ले पा रहे हो। ये इंश्योर करता है कि जो भी तुम्हारे पास इंटरफेस का तरीका है, मतलब तुम चाहे एटीएम यूज करो, चाहे यूपीआई यूज करो, चाहे पीओएस यूज करो, कुछ भी यूज करो, इंफॉर्मेशन शुड बी रेडिली अवेलेबल। तो सीबीएस इस बात को इंश्योर कर रहा है कि तुम कोई भी सिस्टम यूज करो, सारा का सारा डेटा अवेलेबल होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो पहला तरीका क्या था? पहला पॉइंट इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन फ्लो किस बात को इंश्योर कर रही है? कि बैंक के अंदर डेटा फ्लो होने की वजह से काम की और डिसीजन की स्पीड ज्यादा अच्छी होने लग जाएगी। तुम कोई भी इंटरफेस मेथड को सेलेक्ट करो, डिसीजन डेटा विल बी फ्लोड इमीडिएटली। अगला पॉइंट है कस्टमर सेंट्रिक। कस्टमर सेंट्रिक मतलब कस्टमर ओरिएंटेड है। ये क्या है? ये कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? ये सिस्टम पूरा का पूरा कस्टमर के इर्द गिर्द बना है। पहले कस्टमर को अपने होम ब्रांच में जाकर ही इंफॉर्मेशन मिलती थी और कहीं इंफॉर्मेशन, अब कस्टमर किसी भी ब्रांच पे चला जाए उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सीबीएस के आर्किटेक्चर के थ्रू इनेबल कर दिया है बैंक ने कि वो टारगेट कस्टमर को राइट ऑफर कर सकता है, राइट टाइम पे, राइट चैनल के थ्रू। रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब ये सुनो, अगर तुमने सीबीएस लिया तो तुम्हें सीबीएस की ऑडिट करानी पड़ेगी। सीबीएस के साथ कुछ लॉ लिखे हैं, उनका कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो नहीं करना पड़ेगा। तो ये कंप्लायंस साथ में आया, लोगे तो कंप्लायंस करोगे, नहीं लोगे तो कंप्लायंस भी। तो कंप्लायंस रेगुलेशन में मेरे साथ में आया सीबीएस के। बात समझ में आई?
This hold the compliance for the bank which is complex and expensive. लास्ट पॉइंट क्या है? रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। इंफॉर्मेशन का फ्लो होना, रिसोर्सेज का यूज होना लोअर कॉस्ट पे हो सकता है। लोअर कॉस्ट पे क्यों? एप्लीकेशन तो एक ही लेनी है सीबीएस की, सर्वर पे डाल दो, सभी यूज कर लेंगे। तो क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि कम खर्चे पे ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो। तो 4 फीचर्स हैं सीबीएस के जिसके लिए बोला हुआ है कि साथ में ही चलेगा। पहला क्या? इंफॉर्मेशन फ्लो। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा और लास्ट एक्सपेंसिव ऐसे है क्योंकि तुम्हें सीबीएस की ऑडिट करानी पड़ेगी, ऑडिट का होगा खर्चा, और अगर ऑडिट नहीं कराओगे तो लगेगी पेनल्टी, और पेनल्टी में फिर हो जाएगा खर्चा। बैटरी डन। एक टॉपिक पढ़ लेते फिर बैटरी खत्म, क्लास खत्म करते। ये तो पढ़ना ही नहीं है, इसका अगला पढ़ेंगे। मैं को तो तुम्हारी क्लास में तुम खुद देखो 6:40 हुए हैं और इससे खुद कहा था 5:21 पे क्लास स्टार्ट हुई थी। पढ़ाते हुए मुझे देखा जाए तो बीच में 5 मिनट का ब्रेक तुम्हें और दिया। 1 घंटा 10 मिनट हुए पूरे पूरे, और 1 घंटे 10 मिनट तुम कर रहे हो, बैटरी खत्म। जिसमें मैं बातें कितनी करती हूँ तुम लोगों से। एक तो मतलब मुझे क्या पता उसमें से तुम में से कितने बच्चे ने व्हाट्सएप के मैसेज भी चेक कर लिए होंगे साथ साथ, इसलिए किया ना। हाँ सबके नंबर सेव है। वही तो, और मैंने क्या कहा था? इसने कहा कि किसी स्ट्रेंजर का मैसेज क्योंकि सबके नंबर सेव है। तुम चलती फिरती किसी का भी नंबर सेव करती रहती हो। टाइम मैनेजमेंट है लड़की का, और तुम क्या बात कर रहे हो? तो चाय पीती है। तब तक मैं सो रही होती हूँ। मैं बताए एक बार जब मेरा मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जब बोथ ग्रुप दिए थे सीए फाइनल के ना, तो मेरा पेपर था, खत्म हुआ, मैं सो गई। मतलब मेरी मम्मी को तो लगा था कि 10 बजे मैं कमरे में चली गई, मम्मी को लगा सो गई होगी लड़की, पर मैं यूट्यूब पे मूवीज देख रही थी उस टाइम। ठीक है, तो मैंने 2 मूवीज देखी रात को, तो मैं सुबह 4 बजे के आसपास सोई थी, या 3 या 4 बजे आसपास। अब 1 या 2 बज गए दोपहर के, मतलब घर की सफाई हो गई, मतलब कमरे का पंखा बंद हुआ, झाड़ू लग गया, पंखा चल गया, सब कुछ हो गया, ये लड़की उठ क्यों नहीं रही है? मम्मी को लगा ये है या? मेरी मम्मी ने धीरे से कहा, श्वेता श्वेता तू ठीक है? हाँ मम्मी सब ठीक है। पेपर खत्म हुए सोने तो 10 बजे सोई थी तू। मेरे को तो क्या हुआ? नींद तो नींद होती है। तुझे नाश्ता मिल जाता था? मेरे को तो रोटियां ही मिलती थी। हम तो मम्मी से तो रोटी देती थी फिर कि खत्म नाश्ता तुम्हारा।
I was a privileged kid. चलो, हो गया मूड फ्रेश, पढ़ाई करते हैं। ये टॉपिक नहीं पढ़ना, अब मूड फ्रेश हो गया। ऐसे काटते हुए तो बड़ी हंसी आई थी, हंसने से ही मूड फ्रेश होता है। तनिष्क ने सुबह से शक्ल बिगाड़ रखी है, क्या करूं मैं अब। अच्छा हर्ष, हाँ तू क्यों भागा इसको पता, मुझे पता है तू क्यों भाग रहा है। चलो पढ़ाई करो, इतना ध्यान उस पे दे रहे हो, खुद पे दो, है ना। हाँ ये ईयरफोन तो लगा रहा है बार बार, क्या बात है। गाने सुनने से माइंड फ्रेश होता है, डिपेंड करता है गाने सुन कैसे रहे हो। तेरे तो आ सकता है, तू एक्सप्रेसिव है ना। हाथ वापस ले नीचे। चलो, इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस। ओए 37 गप्पे मारने लगे थे, 5 मिनट हो गए। चलो, इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस। हम इतनी बातें करते हैं, ऑनलाइन बच्चों का क्या होता होगा। कोई बात, तुम लोग सो रहे हो क्या सारे। चलो, जो जो नहीं सो रहा है तुरंत यस का मैसेज करो। आ गया साक्षी का, दीक्षा का आ गया, सलोनी का आ गया, दीपिका का आ गया, जिया का आ गया। आ गया 5, बता आप क्या करेगा। पीयूष का भी आ गया, मैं जीत गई शर्त। अब बता, 6 बच्चे 6 बजे 6 के 6 का रिप्लाई आ गया। 100% रिस्पॉन्स है, तू ऐसे नहीं कह सकता 100%। रिप्लाई आया। चलो अब पढ़ते हैं आगे, बकवास मत करो, टाइम पास मत मारो। इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस, 1 मिनट हुआ 43 से 44। इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस, इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस क्या होता है। नेट बैंकिंग चलाइए, सुनो प्रोसेस क्या लिखा है। पहले तुम बैंक में जाते हो, नेट बैंकिंग के लिए अप्लाई करते हो, बैंक वाले तुम्हें कस्टमर आईडी और पासवर्ड देते हैं, और रूल ये कहता है कि फर्स्ट लॉगिन के साथ में पासवर्ड चेंज हो जाना चाहिए, है ना भाई। पर उस पेज में कुछ पढ़ा नहीं रही, जहां तो गोले बना रहे हैं ना। क्लियर है बात। ये बहुत शांत रहता है क्लास में, पता नहीं कैसे मैनेज करता है। किसको, ये इसको तो मैंने देखा, ये बहुत शांत रहता है, ये नहीं बोलता, ये नहीं बोलता, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। इसको तो मैं बुलवा लेती हूँ। ये 2 लड़के जिनको मैंने क्लास में आज तक बोलते हुए नहीं देखा। चलो, पहला पॉइंट क्या लिखा है, कस्टमर अप्लाई करेगा, बैंक के पास जाएगा इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी के लिए। भाई उस पेज पे, साथ वाले पेज पे अभी बताया था तेरे को मैंने, पता है तो नजरें वहां क्यों है। सीए कर रहे पेज ही अच्छे लगेंगे।
यूजर इज प्रोवाइडेड, यूजर को क्या मिलेगा? कस्टमर आईडी और पासवर्ड। तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि पासवर्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी चेंज सून आफ्टर द फर्स्ट लॉगिन। सेकेंड पॉइंट, इंटरनेट। अब देखो तुम्हें पासवर्ड मिल गया, अब क्या बोला इन्होंने, सेकंड लाइन सुनो क्या लिखा है। ये जो इंटरनेट फैसिलिटी है ना, इस इंटरनेट फैसिलिटी को तुम एक्सेस करने के लिए तुम्हें वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए तुम्हें कोई ब्राउजर यूज करना पड़ेगा। ब्राउजर कौन कौन से होता है? एक्सप्लोरर हो गया, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया। सेकंड पॉइंट पे क्या लिखा है? इंटरनेट फैसिलिटी कुड बी यूज्ड यूजिंग द एक्सेसिंग वेबसाइट ऑफ द बैंक। जैसे hdfc.com हो गया, जिसके लिए hdfc.com तक पहुंचने के लिए भी तुम्हें ब्राउजर यूज करना पड़ेगा। अगला पॉइंट सुनो, वेब सर्वर को याद करो। जब कहीं जाते थे वेब ब्राउजर पे तो वेबसाइट का नाम लिखते थे, फिर वेब सर्वर आपको वेब पेज प्रोवाइड। ऑन एक्सेस यूजर इज डायरेक्टेड टू अ सिक्योर वेब सर्वर। तो इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट वेब सर्वर के ऊपर है। वेब सर्वर सेंट्रल डेटाबेस सेंटर में, जो वेबसाइट आपको परमिट करेगा। वेब सर्वर को किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे? फायरवॉल वगैरह यूज कर रहे थे, जो किसी भी तरीके की अनऑथराइज्ड एक्सेस को आगे होने नहीं देगा। अब क्या होगा? इंडिविजुअल के सामने बैंक का वेब पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन जब बैंक का वेब पेज ओपन होता है ना, तो वेब पेज पे आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिलती है। अब क्या तुम्हारी क्लास में तो दिक्कत है कि वेब पेज खुलेगा नहीं, वरना तुम्हें दिखा देती। बैंक के वेब पेज पे बाकी बातें लिखी होती कि होम लोन का ये रेट चल रहा है इस वक्त, एफडी का ये रेट चल रहा है इस वक्त। तो इन्होंने यही बात बोली है कि इंडिविजुअल जो एक्सेस कर रहा है वेब पेज को ब्राउजर के थ्रू, उसको डिस्प्ले करा जाएगा उसी स्क्रीन पे फर्दर इंफॉर्मेशन भी। द पेज विल ऑल्सो प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन जनरली इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। और उसी के साथ में पास में तुम्हें कस्टमर आईडी और पासवर्ड डालने की जगह भी मिलेगी। फिर जो मैं पासवर्ड डालती हूँ, पासवर्ड दिखता नहीं है प्लेन टेक्स्ट में, पासवर्ड डालती हूँ किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्स में या डॉट्स में, है ना? क्यों? ये हम करते हैं इंक्रिप्शन, डेटा सिक्योरिटी के लिए। अब याद करो, IBAS आएगा रोल में। IBAS में और काम था ऑथेंटिकेशन करने का, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर का काम था ऑथेंटिकेट करना जो डेटा तुमने एंटर किया है। इस पॉइंट में इन्होंने यही बोला है, वेब सर्वर फॉरवर्ड करेगा कस्टमर की डिटेल को इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर को, जो कि ऑथेंटिकेट करेगा जो डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में एंटर है, उस डेटा को किसके साथ में? जो डेटा कस्टमर ने प्रोवाइड किया है। क्लियर है? यहां से इंफॉर्मेशन को वो क्या करेगा? ऑथेंटिकेट। अगर इंफॉर्मेशन टैली नहीं हुई, क्या लिखा है इन्होंने? शुड इंफॉर्मेशन नॉट टैली। अगर इंफॉर्मेशन टैली नहीं होती है तो एक मैसेज आ जाता है, और मैसेज होता है एक्सेस डिनाइड का, और नीचे लिखा आता है कि आपके आईडी पासवर्ड इनकरेक्ट है। यूजर अपने इनकरेक्ट आईडी पासवर्ड को क्या कर लेगा? यहाँ पर करेक्ट कर लेगा। अगर करेक्ट नहीं करेगा तो आपको मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट मिलते हैं आईडी पासवर्ड को सही एंटर करने के। 3 से ज्यादा अटेम्प्ट होते ही ऑटोमेटिकली सिस्टम के लिए आपका आईडी पासवर्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। 3 अटेम्प्ट के बाद में आपका कुछ टाइम के लिए सिस्टम काम करना बंद कर देता है। अगला पॉइंट, लेकिन अगर IBAS ने तुम्हें क्या बोला कि जो इंफॉर्मेशन तुमने डाली वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, तो तुम्हें वेब पेज से कहां लेके चला जाएगा? सीधा आपके होम पे, वहां पे डैशबोर्ड पर, और डैशबोर्ड पर तुम्हें सारी सर्विसेज मिलेगी, डेबिट कार्ड की, डीमेट कार्ड की, हर इंफॉर्मेशन लिखी होती है। और यहाँ पे जाके अब तुम बैंक के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है? ये यहीं तक कर लेना, नीचे डिटेल लिखी हुई है इस बात की और कुछ नहीं। अब देखो, इसका अगला टॉपिक हमें पढ़ना नहीं है, ई कॉमर्स वाला चैप्टर 4 में हम कवर कर चुके हैं। कल की क्लास में बच्चों बाद में केस स्टडी दे रखी है हम लोगों को। कल की क्लास में हम लोग पेज नंबर 26 से शुरू करेंगे। 26 वाला बहुत इजी टॉपिक लिखा हुआ है। चलो 26 का कल की क्लास से शुरू करते हैं। CBS के रिस्क सिक्योरिटी पॉलिसी भी कल पढ़ लेंगे। ऑनलाइन क्लास, एनी डाउट? तुम तो वैसे ही नो लिखा हुआ है। करें क्लास ओवर?
क्या कह रहे? यार तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हारा